Welcome students to this next lecture number 5 of the topic application of biotechnology. आई होप आपको याद होगा कि हमने अभी तक क्या किया था. हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन इन मेडिसिन. हमने डिस्कस किया था द एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. अब हमें डिस्कस करना है. अब रह गया है टॉपिक, ठीक है. एक तो रह गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनका यूज़, और रह गया है आपके पास कुछ टर्म्स रह गई है इथिकल इश्यूज़ के बारे में, थोड़ा सा बायो पेटेंट के बारे में, बायो पायरेसी के बारे में. दोज आर द ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके, so let us now discuss the main topic, transgenic animals. Transgenic animals. First of all, our minds should inquire us about what are they. What are these transgenic animals? Do we know them? Yeah, we know them. Animals formed as a result of alien gene transfer. कोई नया जीन ट्रांसफ़र कर दे. एलियन जीन मतलब नया जीन जो इनका नहीं था. एलियन जीन ट्रांसफ़र और व्हाट वी कॉल एज जीन एडिटिंग. जीन एडिटिंग के बाद जो आपके पास एनिमल बन जाता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल. यानी वो एनिमल जिसको आपने वो जीन दे दिया जो उसके पास ओरिजिनली नेचर ने नहीं दिया था. ठीक है. तो ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एलियन जीन ट्रांसफ़र और जीन एडिटिंग. ओके, जीन एडिटिंग. चलिए, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है कि हमारे पास जैसे हमने प्लांट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट्स बहुत सारे वैराइटीज़ बने, यहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज़ नहीं है. यहाँ पर मोस्टली हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है ना, वो है माइस ऑलमोस्ट 95%. तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है दे आर माइस. 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिकली, उतने ज़्यादा एनिमल्स ज़रूरत नहीं लगता है एक्सेप्ट फॉर देयर फिजिकल यूज़. ठीक है, तो इसलिए ये एनसीईआरटी में आपको लिखा है 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस. इन्हीं पे हमारे सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है पूरे हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा कभी नहीं बोलना आप 95%. नाउ हम जाएंगे यूजेस में. अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की या ट्रांसजेनिक माइस, क्योंकि 95% माइस है ना, तो हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक माइस भी. ठीक है, तो यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सबसे पहला यूज़ हम देखेंगे. अब विल गो टू द यूज़ नंबर फर्स्ट, दैट इज़ टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. हम देखेंगे नॉर्मली फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. हमें देखना है कि नॉर्मली हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी के वेरियस केमिकल्स कैसे काम करते हैं, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे. ठीक है, कैसे नॉर्मली हमारी डेवलपमेंट और फिजियोलॉजी प्रोसीड होती है, वो हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. ठीक है, तो लाइक ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल मैं लूँगा. इफ़ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, या वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और या हम इंसुलिन भी ले सकते हैं. ठीक है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इन सब हार्मोन्स का अगर हमने वर्किंग अंडरस्टैंड करना है तो हम करेंगे क्या, व्हाट विल वी डू. हमारा प्रोसीजर, ये मान लो ये इंसान है जिसमें ये जिसमें हमें ये स्टडी करना है. ठीक है, अब इंसान को ओपन नहीं कर सकते ना लैब, वी कैन नॉट ओपन इट ऑन द लैब. ठीक है, ये मानेगा नहीं, इथिकली वो रॉन्ग माना जाता है. ठीक है, तो इंसान को ओपन ह्यूमन राइट्स है, बट विच आर नॉट प्रेजेंट एनी मोर इन द वर्ल्ड. ठीक है, बट ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि इनको आप नहीं कर सकते. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके एक सैम्पल लोगे, टेक ए सैम्पल ऑफ सेल्स. ठीक है, यू कैन टेक ए सैम्पल ऑफ सेल्स फ्रॉम दिस पर्सन. यू कैन लाइज दैट कल्चर ऑफ सेल्स एंड यू कैन कट द ग्रोथ हार्मोन जीन फ्रॉम इट. आप इसकी सेल से ग्रोथ हार्मोन का जीन बाहर निकालो, इसके जीनोम से, डीएनए से निकाल लो बाहर. निकाल लिया बाहर, तो जब आपने जीन ग्रोथ हार्मोन का जीन बाहर निकाल लिया, ग्रोथ हार्मोन का जीन बाहर निकाल दिया, देन इसी जीन को ट्रांसफ़र करो. देन ट्रांसफ़र, दिस जीन इज़ ट्रांसफर्ड इनटू माइस. देन इसी जीन को माइस में ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये माइस है जिसमें आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको एक्सप्रेस करने दोगे इस माइस को, ये ग्रोथ हार्मोन का जीन, अलो इट टू एक्सप्रेस. ठीक है, जब एक्सप्रेस होगा आप इसके फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को चेक करोगे. स्टडी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन एट वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. और वो इस फ़ायदा क्या है, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल दोनों पे कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल्स. क्योंकि आप माइस को ओपन कर लो, कोई नहीं पूछने वाला. एनिमल्स को हम यूज़ एक्सप्लॉइट ही करते रहे आज तक. जो भी हमारा साइंस डेवलप हुआ, ये बायोलॉजिकल साइंस एनिमल को एक्सप्लॉइट
करने पे ही हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप लेवल पे आप चेक कर सकते हो इसके हर एक बॉडी पार्ट को और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी का भी कर सकते हैं। तो स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, वी हैव टू जस्ट टेक आउट द जीन ऑफ दैट chemical or that substance which we want to study. We have to take the gene, ठीक है। We have to transfer that gene into the mice, and when we transfer that, ठीक है, तो take the sample of the cells, cut the growth hormone gene from genome, ठीक है, transfer the gene into the mice, allow it to express and study the effects at various parts at both microscopic as well as macroscopic levels. Okay, is it all? Now we'll go to this function number 2 or effect number 2. Function number 2 or use number 2 is to study the effects of disease. जैसे हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी वैसे हमने डिजीज़ के इफेक्ट्स भी समझ सकते हैं इस क्लियरली इस ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करके, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो सही मैनर में हमें करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, अगर आपके को स्टडी करना है, ज़्यादातर जेनेटिक डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ का जीन पर्टिकुलर जीन म्यूटेट हो गया होता है, ख़राब हो गया होता है। फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करना है किसको, एक डिजीज़ को, इफेक्ट ऑफ ए डिजीज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ये डिजीज़ आपने सुनी होगी, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेट हो गया होता है, हेमोग्लोबिन के बीटा चेन का जीन म्यूटेट हो गया होता है। तो हम क्या करेंगे, सेम मैनर में हम क्या करेंगे, ये जो म्यूटेटेड जीन है, वी विल आइसोलेट द म्यूटेटेड जीन। जो ये म्यूटेटेड जीन है उसको आप आइसोलेट करोगे, इसको आप बाहर निकालोगे, जिसको हम HBS बोलते हैं, HB और ऊपर S लिखते हैं छोटा सा, ठीक है, फ्रॉम द अफेक्टेड ह्यूमन। जिस ह्यूमन को ये जेनेटिक डिजीज है उसके सेल से ये म्यूटेटेड जीन बाहर निकालोगे। सेम मैनर में इसको ट्रांसफ़र करोगे माइस में, यू विल ट्रांसफ़र इट टू माइस, ठीक है, ट्रांसफ़र दिस जीन इनटू माइस। ट्रांसफ़र कर दिया जीन को माइस में, एंड बाद में आप क्या करोगे, देन व्हाट विल यू डू, यू विल एलो इट टू एक्सप्रेस, ठीक है, इस म्यूटेटेड जीन को एक्सप्रेस करने लगोगे। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करोगे, डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करोगे इस माइस में, और आपको पता चल जाएगा इस HBS से क्या क्या होता है। आप खोल के पढ़ोगे, लिवर को खोल के पढ़ोगे, हार्ट को क्या हुआ था, हार्ट में क्या हुआ था, आर्टरीज में, ठीक है, हर जगह आप स्टडी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू आइसोलेट द म्यूटेटेड जीन, you have to transfer the gene into mice, allow it to express and then study the effects. Transfer this gene into mice, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम ले सकते हैं। मान लो अगर अब ये जेनेटिक डिजीज है, हम वायरल डिजीज, वी हैव टू स्टडी इफेक्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अगर हमें उसका इफेक्ट डिस्कस करना है विथ सम जीन लाइक विथ सम क्या मतलब किसके साथ विथ इंटरेक्ट किस ऑर्गन के साथ करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट पे हमें देखना है, ऑन द हार्ट फंक्शन हमें देखना है, ये HIV हार्ट फंक्शन पे इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो मायोकार्डियल जीन्स होंगे ह्यूमन्स के, जो मायोकार्डियल जीन्स यानी हार्ट स्पेसिफिक जीन्स जो होंगे, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू द माइस, ठीक है, इनटू माइस। देन उस माइस को इन्फेक्ट कर देंगे HIV से, ठीक है। एंड फिर देखेंगे हार्ट पे स्पेसिफिकली, हार्ट निकाल के हम चेक करेंगे हार्ट में क्या हुआ था, ठीक है। दैट वे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। ऐसा ह्यूमन्स के साथ तो थोड़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, ये होगी दूसरी एप्लीकेशन। पहला था स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, दूसरा है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये सारे स्टेप्स मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो HIV का हार्ट फंक्शन पे इफेक्ट पड़ सकते हो, ठीक है। मायोकार्डियल जीन्स माइस में डालना है, ठीक है, इन्फेक्ट कराना है उसको, ठीक है, एंड देन देखना है कि हार्ट में किस जगह पे क्या हो गया, ठीक है। नाउ विल गो टू यूज़ नंबर 3, ठीक है। यूज़ नंबर 3 में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो यूज़ नंबर 3 क्या है, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, ठीक है। हमारे पास वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स यहाँ लेंगे जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 जो मैं लूँगा यहाँ पे, दैट इज़ ए प्रोटीन कॉल्ड ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ध्यान दो इस नाम को, ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ANTI एंटी, इट्स वर्किंग अगेंस्ट। ये क्या है, ये एक नॉर्मल प्रोटीन है प्रेजेंट इन लंग्स, ये लंग्स में होता है आपके, ठीक है। और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज एंटी प्रोटीज। ट्रिप्सिन एक प्रोटीज है, ठीक है, वो एक एंटी प्रोटीज एक्ट करता है, प्रोटीन्स के खिलाफ वर्क करता है, प्रोटीज इसके खिलाफ वर्क करता है, प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है, ये उन प्रोटीज को इनहिबिट करता है, यानी ये प्रोटीन डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर देता है, ये अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है। देखो कुछ स्मोकर्स होता है, वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, स्मोकिंग से अंदर
मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, स्मोकिंग की मैक्रोफेज एक्टिवेट हो, प्रोटीएज रिलीज हो गए, ठीक है। वो प्रोटीएज जो है प्रोटीन है ना वॉल्स में, ये से उसको डिग्रेड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो सर्फेस से कम हो गया, इस डिजीज़ को हम एम्फाइसीमा बोलते हैं, अगर आपको याद होगा 11th से, ठीक है। अब ज़्यादा डिग्रेड होता रहेगा तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा इसका फिर इलास्टिक रिकॉइल लंग्स का, तो इसको नॉर्मली भी कंट्रोल में रखता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, लेकिन वो कम होता है। अब अगर इसको ज़्यादा प्रोटीज एक्टिविटी होगी, हम बाहर से सप्लाई कर सकते हैं ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंड इससे इसका एम्फाइसीमा कंट्रोल में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा है और यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। दिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ओके, इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो अल्फा 1 antitrypsin normally present in lungs, acts as an antiprotease and it is used to treat emphysema. Never ever forget this fact. Okay, now we'll go into the biological product number 2. Biological product number 2 is a very sweet product that's called human alpha lactalbumin. Human alpha lactalbumin. Lactalbumin. albumin के बारे में तो पढ़ा होगा, ये न्यूट्रिटिव प्रोटीन है आपका। दिस इज न्यूट्रिटिव प्रोटीन, ठीक है, इट्स वन ऑफ द न्यूट्रिटिव प्रोटीन, न्यूट्रिशन नरिशमेंट के लिए या आप एज ए न्यूट्रेंट यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें एक खास बात है, नोट करना आपको, ठीक है। ये कैसे बनाया गया था? ये एक 1997 में एक काऊ, एक ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, इसका नाम रखा गया था रोज़ी फिर, ठीक है। एक ट्रांसजेनिक काऊ रोज़ी बनाई गई थी, ठीक है, वाज मेड इन 1997, जिसका नाम रोज़ी दिया गया था, ठीक है। और इसी में ये जीन ट्रांसफ़र किया गया था विच कैरी द जीन फॉर ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन, LA मतलब लैक्टल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये बनाई गई थी 1997 में। और ये ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन जो ये प्रोटीन है, दिस वॉज सक्रीटेड, या दिस ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन जो है, दिस वॉज प्रेजेंट इन इट्स मिल्क। ये इसमें मिल्क में फिर सक्रीट होता था। देखो अब ये ऐसी गाय है जो मिल्क दे रही है जिसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। और कंसंट्रेशन आपकी बुक में मेंशन्ड है 2.4 ग्राम्स पर लीटर आ रहा था, इतनी कंसंट्रेशन, यानी वेरी हाई कंसंट्रेशन, जिससे इसका मिल्क जो है न्यूट्रिशनली सुपीरियर हो जाता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बना गई, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है ये, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, इसका नाम रखा गया था रोज़ी। आपको पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ इज़ रोज़ी, ठीक है। ये बना कि इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन का जीन डाला गया था, और ये ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन उसके मिल्क में आ जाता था एट द कंसंट्रेशन ऑफ 2.4 ग्राम्स पर लीटर, एंड इससे इसका मिल्क न्यूट्रिशनली सुपीरियर हो जाता है। चलो छोड़ो सारी बातें, हमने दो प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में लगता है, NCERT मेंशन्ड है, ठीक है। और जो ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन है, ये न्यूट्रिशनली सुपीरियर बना देता है मिल्क को। ओके, ठीक है। तो यू कैन सी द हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो अब गौर कर सकते हो 1997 में, ठीक है, बनाया गया रोज़ी को। रोज़ी था नाम, फर्स्ट ट्रांसजेनिक का, पूछा जा सकता है, हमेशा याद रखना। और कौन सा प्रोटीन होता है? ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन में? 2.4 ग्राम्स पर लीटर। चलो ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज़, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, डिजीज़ और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब 4 से चलेंगे टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी। देखो वैक्सीन्स की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। सेम मैनर है, सिंपल मैनर है, ठीक है। हमें जो माइस है उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि वो ह्यूमन मॉडल बन जाए, ठीक है। तो जो जीन्स जिनके साथ इंटरेक्ट करता है वैक्सीन, ठीक है, जिन भी जीन्स के साथ वैक्सीन इंटरेक्ट करता है, इनके साथ इन्वॉल्व करता है अंदर बॉडी में, तो वो सारे जीन्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे माइस में, इस ट्रांसजेनिक एनिमल में। तो जीन्स विथ विच द वैक्सीन इंटरेक्ट्स वी ट्रांसफ़र, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू माइस। इस तरह से ये माइस जो है ये एक ह्यूमन मॉडल बन गया, ठीक है। सो देन हम क्या करेंगे? देन द वैक्सीन इज इंजेक्टेड, इसको डोज दे देंगे वैक्सीन का, विल इंजेक्ट द डोज ऑफ वैक्सीन। और देखेंगे क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे इस माइस को हमने ऐसे बनाया है कि हमने सारे ह्यूमन वो जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए इसमें, ठीक है, जो जिनके साथ वैक्सीन इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो सारे जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए, आप ध्यान रखो, हमने सारे जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए जिनके साथ भी वैक्सीन, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट ये माइस है ना, ये एक ह्यूमन मॉडल बन जाता है, ठीक है। जो मैंने बोला पहले भी, ऑलमोस्ट ह्यूमन मॉडल फॉर वैक्सीन, एज इफ इस वैक्सीन को लग रहा है कि जो भी इसमें कंटेंट से जैसे ही ह्यूमन में जा रहा है, क्योंकि जिनके साथ इनको इंटरेक्ट करना है वो सारी ह्यूमन्स की चीज़ है, ठीक है, ऐसा समझ। फिर इफेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। और इफेक्ट्स से हमें पता चल जाएगा, अगर इफेक्ट्स ज़्यादा डिटरमेंटल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है। अगर इफेक्ट्स कुछ नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे सेफ़ वैक्सीन है, ठीक है। और हम पोटेंसी भी, एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं, अगर फिर उसको बाद में फिर उस पैथोजन के साथ
ट्रीट करके हमें इसको माइस को डिजीज़ नहीं हुई कोई सीवियर, हम बोलेंगे वैक्सीन सेफ़ है, ये एफिशिएंट भी है, ठीक है। अगर उसको फिर डिजीज़ हुई हम बोलेंगे वैक्सीन एफिशिएंट नहीं है। तो सेफ्टी के साथ साथ एफिशिएंसी भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर फिर से मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये दैट्स क्लियर। चलो हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट कर सकते हैं केमिकल सेफ्टी, ठीक है। केमिकल्स जो ड्रग्स वग्स लॉन्च करते हैं हम, जिनको केमिकल्स कह सकते हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी भी हम सेम मैनर में गैस कर सकते हैं जैसे वैक्सीन्स, लाइक वैक्सीन सेफ्टी जैसे हमने किया, ठीक है। तो हम वैसे ही जिन जीन्स के साथ वो केमिकल्स इंटरेक्ट करते हैं उन जीन्स को हम क्या करेंगे काम, उन जीन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे माइस में, ट्रांसफ़र कर दिया एंड देन उस केमिकल को इंजेक्ट कर देंगे, देखेंगे क्या क्या होगा किस ऑर्गन पे माइस में, ठीक है। और दैट वे हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो these were all the if uses normal physiology development this। तो हम इसको रिवाइज कराएंगे सबको, ठीक है। फाइव सॉरी इफेक्ट्स नहीं, यूजेस हमने 5 यूजेस हमने डिस्कस किए ट्रांसजेंडर एनिमल्स के, ठीक है। तो एक एक करके रिवाइज करेंगे। सबसे पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट हमने स्टडी किया, इसके लिए यूज़ करते हैं इनको हम, इनको टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़ उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वगैरह, ठीक है। हम इनको यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए टेस्ट करने के लिए, हम इनको यूज़ कर सकते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सारा आपको ध्यान में ही होगा, ठीक है। ओके चलिए, नाउ विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इथिकल इश्यूज़। इथिकल इश्यूज़, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इथिकल इश्यूज़, बट शॉर्ट है। इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, ये मॉरल इश्यूज़ है, हमारे मॉरल इश्यूज़ है दैट शुडंट बी वायलेटेड, ठीक है। अपनी मॉरल इश्यूज़ होता है जो इंसान के ज़मीर, शॉर्ट में ज़मीर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मॉरल इश्यूज़ दैट शुडंट बी वायलेटेड, ठीक है। मतलब सोसाइटी में हम देखते हैं, ठीक है, कि झूठी बोलना चाहिए तो वो एक मॉरल इशू है, ठीक है। लाइक वाइज चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब इथिक्स क्या है, अगर हम इथिक्स को डिफाइन करने बैठेंगे तो ये एक मॉरल बिहेवियर होगा एक ह्यूमन का, ह्यूमन से एक्सपेक्ट करेंगे इथिक्स, जानवर से थोड़ी करेंगे। ह्यूमन टूवर्ड्स ऑल स्पीशीज़, चाहे अपनी हो चाहे दूसरी हो, वो उसका बिहेवियर इनके साथ क्या है उसी को बोलेंगे इथिक्स, ठीक है। तो इथिकल इश्यूज़ क्या है, मॉरल इश्यूज़ दैट शुडंट बी वायलेटेड, ठीक है। और इथिक्स क्या है, इट इज़ मॉरल बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन टुवर्ड्स ऑल स्पीशीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम एनिमल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मान लो ये मैंने यहाँ पे साइड में इकोसिस्टम बनाया एक, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रेड कलर स्पीशीज़ को मैंने मान लो मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। तो इस पर वो डिपेंडेंट था, वो उस पर डिपेंड था, वो उस पर डिपेंडेंट था, और अल्टीमेटली जब मैंने इसको डाला इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ गया, ठीक है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज़ अब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। मैं किसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मैं उससे उस पर डिपेंडेंट जो सारी स्पीशीज़ है चेन रिएक्शन हो जाती है तो इम्बैलेंस आ जाता है। तो अगर आप चेकलेस मैनर में ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हो इकोसिस्टम में, ठीक है, चेकलेस मैनर में आप कोई चेक के बगैर ही ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस कर रहे हो आप, ठीक है। तो इससे इम्बैलेंस आ सकता है, इससे डिस्टर्बेंस आ सकता है इकोसिस्टम में, क्योंकि जिसको आप ये कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हो, जिसको आप चेंज कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उस पर कोई डिपेंड है, उस पर कोई और डिपेंड है, उस पर कोई और डिपेंडेंट है, तो ऐसे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ सकता है, ठीक है। तो चेकलेस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सबका प्लॉजिबल है कि सब एग्री करेंगे इसके साथ कि हाँ ये इसका नेचुरल हक इसको प्रोवाइड किया अपने क्रिएटर ने, ठीक है। तो हम उसको एडिट कर रहे हैं, हम वो हक चेंज कर रहे हैं, हम मॉरली खिलाफ जा रहे हैं उसके, ठीक है। तो उसके राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर और एक चीज़ है कि हम डिस्टर्बेंस ला रहे हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ रखी है इसके लिए, इन इथिकल इश्यूज़ की वायलेट ना हो ये चेक करने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे कि इंडिया में क्या है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच गवर्नस ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, ठीक है। इट गवर्नस ऑल द
क्या कह सकते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिसर्च, ठीक है, यानी ट्रांसजेनिक रिसर्च जो भी होती है कंट्री में, और जो भी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये सारा यही गवर्न करते हैं। जब तक ये अप्रूवल ना दे तब तक कोई भी जेनेटिक रिसर्च या ट्रांसजेनिक रिसर्च आप नहीं कर सकते हो, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ओनली अपॉन देयर अप्रूवल, only upon their approval only upon their approval the research can be proceeded and the transgenic organism can be introduced into the environment, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप देख रहे हो कि अपनी सराउंडिंग्स में आपको ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, वरना जो इन ह्यूमन्स का जो ये क्रेज़ी बिहेवियर है उससे उन्होंने बना लिए होते हैं एक्सपेरिमेंटली, ऐसे डॉग्स बना लिए होते जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, जाइंट डॉग्स बना लिए होते, ठीक है, जाइंट माउसेस बना लिए होते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स बना लिए होते जो उड़ते हैं, ठीक है, क्या पता, मतलब जीन्स के ट्रांसफ़र से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आप नहीं देख रहे हो, ये इम्बैलेंस आप इकोसिस्टम में नहीं देख रहे हो। इट मीन्स समवन इज regulating the things, and who is regulating it in India? It is the GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. Okay. I hope you understand what is ethics, ethical issues, and who regulates them and why they should be regulated. ठीक है. So ethics is moral behavior. You understood this very well. And who controls it? GEAC. Now we're going to understand this term called biopiracy. जो आपका नेक्स्ट ये है टॉपिक है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, पायरेसी मतलब चोरी करना एक तरीके से, ठीक है। आप मान लो ये दो कंट्रीज़ है, कंट्री वन जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये कंट्री टू है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है। देखो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज आर लेस इन डेवलप्ड कंट्रीज़। इसके बारे में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें फैसिलिटीज़ नहीं होती है वो मैन मेड फैसिलिटीज़ ज़्यादा, लेकिन इनमें रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल होते हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जंगल फॉरेस्ट होता है, ये होता है, तो रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इनकेस ऑफ फ्लोरा फौना ज़्यादा होते हैं, इनकेस ऑफ दिस अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में बहुत कम होते हैं। अब डेवलप्ड कंट्री से लोग आते हैं जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एक्सप्लोर करते हैं, कंपनीज आती है एक्सप्लोर करती है, ठीक है, वहाँ पे, और उनको मिल जाते हैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल जाती है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना मिल जाते हैं। वो करते काम, वो उठाते हैं उनको ले जाते हैं अपने देश या क्या बोलते कंट्री मुल्क ले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसको एक्सप्लॉयट करते हैं, और इन बेचारों को कोई भी फ़ायदा नहीं देते, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वालों को इनको कोई भी कंपनसेशन या कोई भी फ़ायदा नहीं देते। ये चोरी हुई ना, एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। डेवलप्ड कंट्रीज़ का यूज़ करना रिसोर्सेज ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ विदाउट प्रॉपर अप्रूवल और इवन द कंपनसेशन, and we call this biopiracy. So how can we define it, biopiracy? Yes, I hope everyone will be able to define. It is use of resources in underdeveloped countries. It is use of resources in underdeveloped countries by the developed countries or multinational companies. मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज जो डिफरेंट नेशंस में ऑपरेट करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, यूज़ तो किया विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, कोई अप्रूवल ही नहीं लिया, विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, और कंपनसेशन, ना कोई कंपनसेशन दिया, ठीक है, ना कंपनसेशन दिया ना कोई अप्रूवल लिया, तो यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया रिसोर्सेज इनके, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज बायोपायरेसी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी बुक में मेंशन है, कुछ चीज़ें मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कुछ। तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक राइस की अगर आप देख लोगे ना, बोलते हैं कि 200,000 वैराइटीज़ ऑफ राइस है। ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन एक्स्ट्रापोलेटेड है कि 200,000 वैराइटीज़ ऑफ राइस है, और डॉक्यूमेंटेड में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ ऑफ बासमती है, ठीक है, विथ ऑलमोस्ट 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ ऑफ बासमती अलोन, ठीक है, सिर्फ उसमें बासमती के ही 27 वैराइटीज़ है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड जो कल्टिवेट की जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो राइस एक छोटा सा प्लांट, इसकी इतनी वैराइटीज़ है, हमें तो लगता है कि एक ही राइस है, ठीक है, लेकिन 200,000 वैराइटीज़ बोलते हैं प्रेजेंट यहाँ पे, और 27 सिर्फ बासमती के कल्टिवेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ रहा है आपको कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है, ठीक है। अब एक केस आया यहाँ पे बायोपायरेसी का, ठीक है, बोलते हैं क्या हुआ 1997, ठीक है, जिस वक्त आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। 1997 में अमेरिका में एक कंपनी थी, उसने क्लेम कर दिया कि हमने एक नई वैरायटी ऑफ राइस बना दी है, ठीक है, लेकिन चोरी की थी उन्होंने, ठीक है। समझ आएगा आपको क्या किया था उन्होंने, ठीक है।
तो मैंने क्या बोल रहा हूँ अब समझो ये, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूँ आपको, इन 1997 an American company an American company in US claimed to produce a new variety of rice। इन्होंने बोल दिया, ऐलान कर दिया कि हमारा नई वैरायटी, इन्होंने पेटेंट भी ले लिया उसका, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इंडिया से लाई थी एक चुरा के एक छोटी सी राइस वैरायटी, उसको क्रॉस कर दिया, ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग विथ इंडियन वैरायटी विथ सेमी डिवार्फ वैरायटी। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे ना, प्लांट ब्रीडिंग में समझ आएगा सेमी डिवार्फ वैरायटी क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप समझो कि इन्होंने किया क्या था, इमोस करोस कम इंडियन वैरायटी को क्रॉस कर दिया था सेमी डिवार्फ वैरायटी के साथ, और क्लेम कर दिया था कि हमारी नई वैरायटी है, पेटेंट भी ले लिया था, ठीक है। बट बाद में पता चला ये तो चोरी है, चोरी की थी इन्होंने, ठीक है। और ऐसी चोरी को क्या बोलते हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री से लाया था, ऐसी चोरी को बोलते हैं बायो पायरेसी। आई होप आपको बायो पायरेसी समझ आ गया होगा। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, विदाउट प्रॉपर अप्रूवल और कंपनसेशन। इन्होंने भी कोई इंडिया से कोई अप्रूवल नहीं लिया था उस वक्त, ऐसे ही ले लिए, राइस उठा लिया बैग में पॉलिथीन में, वहाँ ले गए अपनी लेबॉरेटरी में, जीन्स वीन्स आइसोलेट किए, यहाँ लगा लोगों को, इन्होंने क्या ली, थोड़ी सी कुल्हाड़ी ली, ठीक है। अब जाएगी एक नए टर्म पे, बायो पेटेंट के पे। बायो पेटेंट मैं इसको कंसिडर करता हूँ इट इज़ टूल टू प्रिवेंट बायो पायरेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका कॉपीराइट होता है ना वीडियोज़ पे, वैसे ही ये बायो पेटेंट होता है इन बायोलॉजिकल। इसमें एक ऑप्शनल राइट होता है, इट इज़ ऑप्शनल राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो है एक ऑप्शनल राइट ग्रांट करती है, ठीक है, ऑप्शनल राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू अ पर्सन और कंपनी। एक पर्सन या कंपनी को दे देती है ये फॉर देयर नॉवल विच इज़ कॉल्ड नॉवल इन्वेंशन और प्रोसीजर। कोई भी इंसान है, कोई भी कंपनी है, इन्होंने कोई नया इन्वेंशन लाया, इन्होंने कोई नई प्रोसीजर डेवलप की किसी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड के रिलेटेड, ठीक है। तो नया कोई इन्वेंशन लाया, नया कोई प्रोसीजर लाया, तो गवर्नमेंट इनको एक ग्रांटेड राइट देती है, ठीक है, एक इनको ऑफिशियल राइट देती है कि ये आपका है, ठीक है। कोई और इसको आपसे पूछे बिना या आपको कंपनसेशन दिए बिना यूज़ नहीं कर सकता। एंड ये जो ग्रांटेड राइट होता है गवर्नमेंट का, डॉक्यूमेंटेड राइट, ऑफिशियल राइट होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम बायो पेटेंट, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज बायो पेटेंट। इट्स सेफ गार्ड टू अ पर्सन फॉर हिज इन्वेंशन, फॉर हिज वर्क। उसने बहुत काम किया, उसने बहुत दिन रात काम किया और एक इन्वेंशन की, तो ये उसको मिलना चाहिए राइट। एंड यही राइट जो अदर्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बायो पेटेंट, ठीक है। तो प्रिवेंट बायो पेट, ये प्रिवेंट करता है, तो इट इज़ टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम, ये किस लिए होता है, इट इज़ टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मिस यूजिंग या यूजिंग दिस इन्वेंशन और प्रोसीजर विदाउट कंपनसेशन। तो कंपनसेशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। अब किसी को भी यूज़ करना है तो कंपनसेशन पहले करना है काम, कंपनसेशन पहले इनको दे देना है इस इंसान को या इस कंपनी को या इस कंट्री को, इसको स्टेट को, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज तो हम कोविड की वैक्सीन की बात कर ही रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वैक्सीन आता है दैट इज़ कॉल्ड कोविशील्ड। मैं इसको सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोविशील्ड एक वैक्सीन आता है यहाँ पर, COVISHIELD। ये एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका एक UK की कंपनी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, आपको याद पता होगा, आप सुना होगा आपने, इन्होंने वैक्सीन बनाया, ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाया, ठीक है। अब इंडिया में इसको सिंथेसिस करा है SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आप सुनते रहते हो, सिंथेसिस कर रहे हैं इस वैक्सीन की। अब इन्होंने खुद किया स्टार्ट सिंथेसिस नहीं, इन्होंने पहले अप्रूवल लाया एस्ट्राजेनिका से, पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ा, एस्ट्राजेनिका ने इनको टेक्नोलॉजी दी, ठीक है। और कंपनसेशन क्या था, सीरम इंस्टीट्यूट ने, इंडिया ने कहा कि हम जितना भी कमाएंगे 50% प्रॉफिट आपको जाएगा, बस हमें आप दे दो ये टेक्नोलॉजी, हम वैक्सीन बनाएंगे, इंडिया में सेल होगी बहुत ज़्यादा, 1.3 बिलियन पीपल है, ठीक है, तो आपको 50% प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है बायो पेटेंट। एस्ट्राजेनिका के पास पेटेंट था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया। So that's end of this chapter. I hope you all keep smiling. Have a good day and revise this whole chapter. Okay? Thank you.